वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज रितेश दहिया। और इस सेशन में हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। नाउ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से ध्यान से आपने सारी चीज़ें सुननी है। एक सवाल मेंस के एग्जाम में पक्का आ रहा है, पक्का 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 फॉर श्योर पक्का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एक भी चीज़ इसका मिस नहीं होनी चाहिए। इसके जब सवाल आते हैं और आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फटाफट इसका आंसर निकलता है। आप जब हम सवाल करेंगे नोटिस करेंगे बस इतना सा ही, हाँ बेटा मेंस के सवाल बस इतना सा ही टाइम लेते हैं आपके। ऑलराइट, चलो अच्छा, चैप्टर में बहुत कुछ है कवर करने को, तो अपना सेशन का टाइम बचाने के लिए व्हाट आई हैव डन इज कि बहुत सारी चीज़ें फॉर्मूले में लिख के लेके आया हूँ सो दैट मुझे यहाँ लिखने का टाइम कम लगे और आपके वीडियो की ड्यूरेशन कम हो जाए। बट एट द सेम टाइम आपने चिंदी चोरी नहीं करनी है। आपके लिए एंटरटेनमेंट सेशन नहीं है, लर्निंग सेशन है। तो कागज़ पेन साथ में लेके बैठो और जैसे जैसे यहाँ फॉर्मूले आएंगे, चीज़ें हम बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करना और लिखने की कोशिश करना। लास्ट टाइम पे एग्जाम से अगर एक हफ्ते पहले 4 दिन पहले अगर आप ऐसे लिख रहे हैं सो इट विल गो इन अ डिफरेंट एरिया इन योर ब्रेन। ऑलराइट, सो इट दैट विल हेल्प यू अलॉट। और जैसे जैसे यहाँ सवाल आएंगे आपने ये करना है कि उस वीडियो को पॉज करें, खुद सवाल वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद देखें उसका राइट सोल्यूशन क्या है। ऑलराइट, विद दैट थॉट लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ पहले बात करने हैं वेव ऑप्टिक्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लिस्ट आउट जितने जितने सेक्शन है इसके, जितनी जितनी चीज़ों की बात हो रही है इस वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में, सबकी लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में सुपर पोजिशन ऑफ वेव। तो दो वेव जो सुपरपोज करती हैं उसका मतलब क्या है मैं आपको ये समझाऊंगा क्विकली। उसके बाद बात करेंगे हाइगन की। हाइगन ने जो अपनी वेव थ्योरी दी उसके बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। लाइट का इंटरफेरेंस जब एक जगह पे हो रहा होता है तो दो तरह के इंटरफेरेंस आते हैं आपके, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, डिस्ट्रक्टिव होगा एंड आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस बात का क्या मतलब है, क्या उनकी कंडीशन है, ये करना सीखेंगे। और उसके बाद बात करेंगे द मोस्ट फेमस वर्ड द YDSC, आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का एक सवाल काफ़ी लाइकली है जो आपसे पूछा जाएगा। इन सब का समराइजेशन YD एक्सपेरिमेंट में होता है, तो YDSC को अच्छे से करना है इससे आपने को। उसके बाद बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, कि लाइट जब आपकी एक सोर्स से जाती है तो वो फैल जाती है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे और डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनते हैं, उसकी एंगुलर वेट क्या आती है वगैरह वगैरह। और उसके बाद बात करेंगे आपके पोलराइजेशन की। लाइट आपका पोलराइजेशन जो आपका फिनोमिना है वो क्या होता है, उसके कौन कौन से लॉज हैं, मेलस लॉ, ब्रूस्टर लॉ, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर रेडी विद योर पेन और पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके हाइगन की वेव थ्योरी की। 1690 में हाइगन गेव दिस थ्योरी, जहाँ पे उसने कहा कि लाइट जो है उससे कुछ साल पहले न्यूटन गेव इस थ्योरी की, कॉर्पस्कुलर थ्योरी की, लाइट आपकी पार्टिकल की तरह ट्रैवल करती है एज कॉर्पस्कुल्स। हाइगन गेव दिस थ्योरी के नहीं वो वेव की तरह ट्रैवल करती है। ऑल्दो इस बात को प्रूव होने में, साबित होने में 110 साल लगे। जब YDSC का एक्सपेरिमेंट हुआ, थॉमस यंग ने जब अपना एक्सपेरिमेंट वो किया उसके बाद ये साबित हुआ कि हाइगन वाज राइट ऑल अलोंग। हाइगन ने जो थ्योरी दी थी बिल्कुल सही थी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिस्टर्बेंस फ्रॉम सोर्स इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव थ्रू द स्पेस। तो अगर आपका कोई सोर्स है, यहाँ पे अगर हम सोर्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो लाइट जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है वो आपकी वेव्स की तरह ट्रैवल करेगी। दिस वाज द थ्योरी। दीज वेव्स जो हैं ये आपकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ये आपकी वेव फ्रंट्स हैं और आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन की ऐसे होगी और वेव आपकी एक्चुअली ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। दिस वाज द थ्योरी। ऑलराइट, एवरी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट्स एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स। तो सवाल ये था कि भाई ऐसा हो गया तो ये वेव आगे कैसे जाएगी, बिकॉज ये जो सोर्स है उसके बाद ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है अगर ये नया सोर्स बन गया। ठीक है, तो ये एवरी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट्स एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। अगला सवाल ये कि जो आपका सेकेंडरी वेवलेट बन गया ये एनर्जी आगे कैसे लेके जाएगा। उसका जवाब हाइगन ने अपनी थ्योरी में दिया कि दीज सेकेंडरी वेवलेट्स विल डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये मैक्सिमम एनर्जी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। व्हाट दैट मीन्स इज कि अब आपके ये सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पे बन जाएंगे। थोड़ी देर में इसको डिटेल में और समझाता हूँ। ये हर सोर्स जो है आपका सेकेंडरी वेवलेट वाला जो है वो आगे फॉरवर्ड एनर्जी करने का काम करेगा। तो दिस वाज द थ्योरी। नाउ उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो अपने को चाहिए होंगी वेव्स को अच्छे से समझने में। उनको मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विच इज़ कॉल्ड फेज। मैथ्स के आप स्टूडेंट है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि फेज जो है दैट इज़ नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ आपका साइन और कोसाइन जो फंक्शन है उसका जो ब्रैकेट में लिखा होता है आर्ग्यूमेंट होता है, उसको हम यहाँ पे वेव का फेज कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी है तो ओमेगा टी वाला टर्म आपका फेज कहलाएगा। फेज डिफरेंस होता है
है कि दो वेव को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उन दोनों वेव के जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन दोनों के जो फेज हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड आपका फेज डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे कहलाता है आपका पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को हम कहते हैं डिफरेंस इन पाथ लेंथ ऑफ टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट, उसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। उनके बीच में ये रिश्तेदारी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 डेल्टा फाई, या फिर मोर कॉमनली पॉपुलरली हम इसको यूज करते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। ये आपकी रिलेशनशिप है। आपका डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस है। नाउ ये रिलेशनशिप आया कैसे, एक बार मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ अगर आपको इस पर कन्फ्यूजन है। तो ये आपका सोर्स S1, ये आपका सोर्स S2, यहाँ पे मान लीजिए आपकी वेव यहाँ जाके इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। तो ये वेव ऐसे ऐसे गई है और ये वाली वेव यहाँ पे ऐसे ऐसे गई है। ना इस केस में हम ये कहते हैं, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ ये बेटा आपको 5 चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। ये आपका SHM का सुपरपोजिशन होता है, यही आप जो वेव्स पढ़ते हैं उनका सुपरपोजिशन, उसकी इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं। साउंड में यही आता है, एक SHM का हो गया, साउंड का हो गया, वेव का हो गया, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं। और AC का जो चैप्टर है उसमें भी ये सेम चीज़ आपको काम आती है, तो इसको ध्यान से सुनना। तो मान लीजिए यहाँ से आपका पाथ ट्रेवल इसका x है, x1 है, इसका x2 है। नाउ यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो इक्वेशन है y, उसको आप लिख रहे हैं दिस विल बी इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस k x1। ये आपकी वेव की यहाँ से पहुँचने की इक्वेशन है। यहाँ से जो आपकी वेव चली है जब वो वहाँ तक पहुँची है उसकी इक्वेशन लिखी आपने y2 विल बी इक्वल टू a लेट्स से a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस k x2। ये आपकी इस जगह पे इक्वेशन हो गई। नाउ यहाँ पे अगर आप फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा फाई आएगा, जिसको हम फेज डिफरेंस कह रहे हैं, वो इसके और इसके बीच में डिफरेंस आएगा। लेट्स कॉल दिस ओमेगा 1, इसको ओमेगा 2 कह लेते हैं। सो दिस विल बी एक काम, हाँ, तो दिस विल बी आपका आएगा, अगर हम इसमें से वो माइनस कर लें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t प्लस आप लिखेंगे k मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1। नाउ इस केस में अगर आप ये कंसिडर करें कि आपके सोर्स कोहेरेंट हैं, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा टी का डिफरेंस आपका ऑलमोस्ट जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी डेल्टा फाई। ये तो आपका हुआ फेज डिफरेंस, और ये क्योंकि जीरो हो गया इसको आप लिखेंगे k डेल्टा एक्स। और k की वैल्यू हमें वेव के चैप्टर से पता है, k की वैल्यू को आप 2 बाय लैम्डा लिखते हैं। इसलिए आपका जो पाथ डिफरेंस है और फेज डिफरेंस है उनके बीच में ये रिश्तेदारी है, इसको ध्यान रखिएगा। काफ़ी जगह काम आता है। कुछ सवाल तो मेंस के डायरेक्टली इसके ऊपर सॉल्व हो जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और काफ़ी सारी कहानी आपके वेव ऑप्टिक्स की इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हम कहते हैं टाइम डिफरेंस जो है, दो वेव्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसको अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज़ करके टी बाय, यहाँ पे हमने लैम्डा बाय 2 किया था, इस बार टी बाय 2 करके डेल्टा फाई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपका टाइम डिफरेंस आ गया। पिछली बार हम पार्ट डिफरेंस देख रहे थे। नाउ यहाँ पे बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव की। नाउ इस पे थोड़ा सा थ्योरी वाला सेक्शन है, मैं यहाँ पे फटाफट आपके 2-4 मिनट लेता हूँ और ये आपको एक बार कवर करवाता हूँ। अगर तो आपको आता है बहुत बढ़िया, रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता इस वक्त अगर ये पोजीशन आपने छोड़ रखा था फिर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव बेटा, यहाँ पे बात करते हैं आपका सोर्स, या आपका दूसरा सोर्स, और ये यहाँ पे जाके आपकी वेव इंटरफेयर कर रही है। नाउ इस फिनोमेना को समझना, जब हम सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं तो वेव इंटरफेयर करना हमारी चॉइस नहीं होती है। मान लीजिए दो सोर्स हैं आपके, ये जब हम साउंड का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये आपके दो साउंड सोर्स हैं। लाइट जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दोनों लाइट सोर्स हैं। और इन दोनों के बीच में हमारे पास चॉइस नहीं होती कि दो सोर्सेज से मेरे पास मान लो लाइट आ रही है, साउंड आ रही है, और मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी तो मैं साउंड सुनूंगा, उसकी मैं सुन ही नहीं रहा। जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ इंटरफेरेंस होगा ही होगा, आपको वो महसूस होगा ही होगा। एंड यू डू नॉट हैव अ चॉइस ऑफ सेइंग कि मेरे पास इंटरफेरेंस ऑप्शन है मेरे पास, वो आपकी मजबूरी है। जैसे इसका प्रैक्टिकली समझने के लिए ऐसे समझना, समुद्र जैसे होता है, आपका सी है, विशाल ओशंस है, उसमें टाइड्स आती हैं। टाइड्स का रीज़न ये होता है कि आपकी एक वेव यहाँ से आ रही है, दूसरी वेव यहाँ से आ रही है, वो जब सुपरपोज करती हैं तो वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस हुआ तो हाई टाइड आती है और आपका शिप जो है वो एकदम ऊंचे से जाएगा। जहाँ डिस्ट्रक्टिव होएगा वो धड़ाम से नीचे आता है, और ऐसी वेव्स आपकी होती हैं। यू कैन नॉट से कि उस सोर्स की वेव्स को तो हम मान रहे हैं, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, आप कर नहीं सकते। आप वहाँ पे हैं और आपको उस वेव का असर देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे साउंड सोर्स हैं और लाइट सोर्स हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस तो यहाँ पे हो रहा है, आप अगर वहाँ पे हैं तो आपको इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन एक ही फिनोमेना है, बाय द वे, दो अलग अलग नाम यूज़ करते हैं। SHM को सुपरपोजिशन कहते हैं, इंटरफेरेंस आपके वेव को कहते हैं वहाँ पे हम।
दो नाम दे रखे हैं, आई हैव नो आइडिया बाय। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, या फिर इसको इंटरफेरेंस ऑफ वेव भी टर्म यूज़ करते हैं आप। तो इस केस में यहाँ पे जो आपकी वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल की है और यहाँ पे जो वेव ट्रैवल की है, सो लेट अस से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ही बेसिक सिखाऊं तो हम कहें y1 लेट से इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये दूसरा सोर्स है, उसकी वेव जनरेट हो रही है, उसको हमने कहा a2 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपकी दूसरी सोर्स है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फेज डिफरेंस ऐड कर लेते हैं, लेट्स कॉल दिस फाई नॉट। ये आपकी दो वेव यहाँ पे सुपरपोज हो रही हैं। तो इस जगह पे जब आपकी वेव्स ऐड होंगी उसको आप लिखेंगे y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, ये आपकी दो वेव्स होंगी ना। इसका डेरिवेशन में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप, आपने आई एम श्योर ट्रिग्नोमेट्री बड़े अच्छे से कर रखी होगी। इसको अगर आप एक्सपैंड कर देंगे तो ये बनेगा a2 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई नॉट, और प्लस फिर साइन ए प्लस भी आपका कॉस से साइन भी, साइन ए कॉस भी, वो वाली चीज़ हो जाती है। उसको जब आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फाइनल वेव बनती है y, उसको आप कहते हैं दिस विल बी इक्वल टू ए नेट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एल्फा। ये आपकी वेव आती है, और ये आपकी जो वेव आएगी सुपरपोज होने के बाद, ये इसका प्रूफ है कि वो वापस से आपकी साइनसोइडल वेव ही बनेगी। ठीक है, सो मैथ्स में ये ब्यूटी पार्ट है इसका कि हमने वापस साबित किया भाई सुपरपोज करके जो वेव बन रही है वो एक्चुअली साइनसोइडल वेव ही है वापस। हालांकि तो इसकी अगर ए नेट की जो वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, ए नेट जो आपका आता है उसको आप लिखते हैं नाउ दिस, बड़ा ही मदर नेचर का बड़ा ही मज़ेदार ये फिनोमिना है कि दुनिया के जो सबसे डिसिप्लिन लोग हैं दे आर वेक्टर्स, हमेशा एक डायरेक्शन में चलते हैं, मैग्नीट्यूड फिक्स। अगर एक में भी चेंज आया, डायरेक्शन में चेंज आया या फिर मैग्नीट्यूड में चेंज आया, सो इट इज़ नो लॉन्गर द सेम वेक्टर, नाउ इट्स अ डिफरेंट वेक्टर। ऑन द अदर हैंड साइड वेव है दुनिया की सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अनरिलायबल चीज़, वो हर वक्त मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर वक्त चेंज करती हैं। तो यहाँ पे जब दो वेव्स ऐड हो रही हैं तो ये मैथ्स की ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है कि वो दे गेट एडेड एज वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपका जो ए नेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू ये आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। और यहाँ पे a1 और a2 जो हैं ये बेटा आपके ओरिजिनल जो एम्पलीट्यूड थे a1 a2 वो हैं, और कॉस डेल्टा फाई जो है ये आपका फेज डिफरेंस है जो आपकी ओरिजिनल दो वेव्स के बीच में था, ये वाला वो फेज डिफरेंस है। ठीक है, और इस केस में अगर आप इसी के इंटेंसिटी लिखोगे तो आई नेट जो आएगी आपकी इंटेंसिटी, उसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, ये आपकी आई नेट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो इसको आई नेट स्क्वायर विल बी इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ i1 i2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस डेल्टा फाई, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। जानबूझ के मैंने स्क्वायर ले लिया, इसको भी स्क्वायर कर सकते थे, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखना ए नेट की जो बैकडोर है वो आपकी डेल्टा फाई के ऊपर बेस्ड है। डेल्टा फाई डिसाइड करेगा बिकॉज a1 फिक्स a2 फिक्स, एम्पलीट्यूड है वेव का, सोर्स आपका फिक्स है, जितना ऑसिलेट कर रहा है उतना आपका एम्पलीट्यूड होएगा। a1 फिक्स a2 फिक्स, बट जो चीज़ वेरी करेगी यहाँ पे वो आपका डेल्टा फाई है, और उसके बेसिस पे आपका डिसाइड होता है कि आपका इंटरफेरेंस जो है वो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, कंस्ट्रक्टिव होएगा या डिस्ट्रक्टिव होएगा, वो उसकी बैकडोर डेल्टा फाई के हाथ में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, थोड़ा सा इसको और फर्दर डिटेल में देखते हैं। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो ये देखना है कि आपके दो सोर्स, ये आपका S1 या आपका दूसरा सोर्स S2, और यहाँ पे आपका P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हुआ, ये आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे था, और ये इंटरफेरेंस आपने यहाँ पे देखा। नाउ उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो अपना जो a स्क्वायर है वो आया आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ना अगर हम ये चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो इसका मतलब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी विच इज़ +1। तो कॉस डेल्टा फाई की अगर +1 वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेल्टा फाई है तो आपका कॉस डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि डेल्टा फाई जो है आपका डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो 0 या फिर 2 पाई या फिर आपका 4 पाई या फिर इसको इन जनरल लिख लें 2n पाई। ठीक है, तो ये आपकी इन जनरल वैल्यू होनी चाहिए। तो आपकी पहली कंडीशन हो गई कंस्ट्रक्टिव की, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। सो डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू 2n पाई, ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। इसको मैं एक बार फिर अच्छे से लिख देता हूँ। सो डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू 2n पाई, ये आपकी कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ना अगर यहाँ पे हम बात करें उसके बाद ये इंटरफेरेंस तो हुआ कंस्ट्रक्टिव, उसके बाद होगा क्या, तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो a1 है
ए नेट जो है, तो ए जो हो जाएगा आपका, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये बनेगा ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए टू ट्वाइस ए वन ए टू, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर, ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ना यहीं पे अगर आप देखेंगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो इंटेंसिटी इसको आप कहते हैं ए मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम जो है आपकी, उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर, ये आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे डेल्टा फाई की तो हमने कंडीशन देख ली, यहीं पे अगर डेल्टा फाई को हम रिप्लेस कर दें, डेल्टा एक्स आपका डेल्टा फाई जो है उसको हम लिख दें दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई। ना उससे यहाँ पे आपका 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। ये हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की नेक्स्ट कंडीशन आ गई। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपकी कंडीशन होगी डेल्टा एक्स जो है, ओहो पूरा इरेज हो गया तो ऑलराइट, तो यहाँ पे कंडीशन आई आपकी डेल्टा फाई जो है दैट शुड बी इक्वल टू आपका 2n पाई, और डेल्टा एक्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू, ये आएगा आपका n लैम्डा। ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। नाउ इस केस में ये आपकी जो इंटरफेरेंस ये वाला हुआ है, उस केस में जो आई मैक्सिमम आया आपका, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ए मैक्सिमम जो आया वो आया आपका ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। नाउ अगर आपके दोनों सोर्स जो है, मान लो उनकी इंटेंसिटी दोनों की बराबर है, दोनों की इंटेंसिटी अगर आपकी बराबर है तो आपका जो आई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो हम कह रहे हैं वो वाला केस कि आपका आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू लेट से आई नॉट है। इफ दैट इज द केस, तो आई मैक्स जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 4 आई नॉट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इनिशियल आपके दो सोर्सेज जो थे जिनकी इंटेंसिटी सेम, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे आपकी इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और, बड़े टाइम से इसको पूछा नहीं, बट एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपके 2 से ज़्यादा सोर्सेज हैं तो उसको हम n स्क्वायर आई नॉट कहते हैं। तो 10 सोर्सेज है तो 100 टाइम्स आपकी आई नॉट वहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको बात देखते हैं आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करेंगे तो हम चाहते हैं जो भी आपका सोर्स है, ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया, और ये आपका लोकेशन है, इस लोकेशन पे आपका इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पे अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू शुड बी इक्वल टू -1। तो हमारा जो इनिशियल वो बना था बेटा, एक बार फिर याद दिलाता हूँ, ना इसका जो आपका एम्पलीट्यूड आया था उसको एक बार फिर लिखते हैं। तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस ऑफ डेल्टा फाई, ये आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही आया था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फिर नोटिस करेंगे बागडोर आपकी डेल्टा फाई के हाथ में, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कहेंगे कि आपका कॉस डेल्टा फाई जो है दैट शुड बी इक्वल टू -1। कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब ये कि डेल्टा फाई जो है दैट शुड बी इक्वल टू पाई, या फिर 3 पाई, या फिर 5 पाई, या फिर 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय पाई, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। अगेन यहाँ पे कुछ किताबों में आपको 2n+1 भी लिखा होगा। अगर आपकी n की वैल्यू आप 0 से चालू कर रहे हैं तो 2n+1 लें, n की वैल्यू अगर आप 1 से चालू कर रहे हैं तो 2n-1 लें, एक कोई गले एक ही बात है उसमें, ठीक है। सो ये कंडीशन आपकी डेल्टा फाई की डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ डेल्टा फाई को अगर आप रिप्लेस कर देंगे 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स से, दिस शुड बी इक्वल टू 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय पाई। सो विच इम्प्लाइज डेल्टा एक्स जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2। ये आपकी कंडीशन हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वहाँ पे आपकी ए नेट की जो वैल्यू है अब वो आपकी हो जाएगी ए नेट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। आई नेट जो है आपका आई नेट दैट विल बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ये आपकी आई नेट की वैल्यू हो जाएगी। नाउ अगर पिछले वाले को और इस वाले को कंपेयर करें तो ए मैक्सिमम कहाँ बन रहा है और ए मिनिमम कहाँ बन रहा है, या फिर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमा जो है उसका रेशो लेंगे तो आप इसको कह सकते हैं आपका ए मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ए मिनिमम, ऑलराइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका बनेगा ए मैक्सिमम यानी कि A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमा का रेशो बनेगा। सिमिलरली अगर आप आपकी इंटेंसिटी की बात करेंगे, ब्लू कर लेते हैं, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, इसका अगर रेशो देखेंगे
सो ये रेशो आपका आएगा √(i1) प्लस √(i2) डिवाइडेड बाय √(i1) माइनस √(i2). ये आपकी इसका स्क्वायर, ये आपकी रेशो आएगा। नाउ इसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर मान लीजिए वो वाला सिनेरियो हम कंसिडर करें कि i1 i2 दोनों बराबर हैं, तो उस केस में अगर आपका हम कह रहे हैं कि i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू लेट्स से i0, सो i मिनिमम जो आएगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज ये दोनों अब आपके बराबर हो गए। इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे उस पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, दिख ही नहीं रहा यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये आपकी बेटा सुपरपोजिशन की थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। आई होप आपको समझ में आई। आपको ये फॉर्मूले और ये रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, ऑप्टिकल पाथ लेंथ यहाँ पे आता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस t, अगर आपने लाइट ने को डिस्टेंस ट्रेवल t किया है इन अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उस केस में हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है टर्मिनोलॉजी है, इसको जब हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ते हैं उस टाइम पे समझते हैं, उसकी वैल्यू हम कहेंगे n मल्टीप्लाइड बाय t। आपका ऑप्टिकल पाथ है। होता क्या है कि लाइट आपकी अगर ट्रैवल कर रही है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये मान लीजिए कोई डिस्टेंस है आपका t थिकनेस है, यहाँ पे अगर इसी डिस्टेंस पे मान लीजिए पहले एयर होती और अब यहाँ पे कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है वो भर दिया है आपने, तो लाइट को यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा लगा। लेकिन यहाँ पे सारी कहानी हम करते हैं ऑप्टिकल पाथ, आपका जो हम ऑप्टिकल पाथ में क्यों कन्वर्ट किया है, बिकॉज यहाँ सारी कहानी करते हैं पाथ डिफरेंस पे कि आपका पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए n लैम्डा होना चाहिए, मिनिमा के लिए 2n-1 λ/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो टाइम लगा उस टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका प्रॉपर डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन है, पर इसको अभी के लिए मान लो कि उसको हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया कि लाइट को क्योंकि टाइम ज़्यादा लगा तो हम ये कहते हैं कि चलो टाइम को ज़्यादा लगा, उसका रीज़न ये है कि वेलोसिटी कम थी, उसको ये ना कह के हम ये कह देते हैं कि उसने एक्स्ट्रा लेंथ चली है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा लेंथ चली है और स्पीड आपकी सी रही है, उसकी वैल्यू आपकी एन-टी आती है, या कुछ किताबों में इसको ओमेगा टी भी लिखते हैं या म्यू टी भी लिखते हैं। सो ये आपकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी। ठीक है, सवालों में काम आता है इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। हालांकि हाँ, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे एक सवाल सॉल्व करते हैं। जेईई मेन 2020 में आपसे सवाल पूछा गया। सवाल था कि 2 लाइट वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ सेम वेवलेंथ इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली। तो दो आपकी लाइट हैं, दे आर इन फेज का मतलब उनका फेज बराबर है, सेम फेज है। देन द फर्स्ट वेव ट्रेवल्स अ पाथ L1 through a medium of refractive index N1, while the second wave travels a path of length L2 through a medium of refractive index N2. After this the phase difference become difference between the two waves is, और हमें बताना है उसके बाद दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा ना। बहुत ही आसान सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दूसरी से तीसरी लाइन नहीं लगेगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है सो यू विल हैव नो आइडिया कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, लेट मी टेल यू क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एक मीडियम आपकी एक लाइट ट्रेवल की है, पहले वो स्पीड c से जा रही थी, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल गया मीडियम n1 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L1। दूसरी लाइट जो है उसको यहाँ पे मिल गया लेट से मीडियम आपका n2 और लेंथ आपकी L2 उसने ट्रेवल की है। नाउ इस केस में ऑप्टिकल पाथ जो है इसका पहले वाले का उसको आप लिखोगे L1 N1, दूसरे वाले का ऑप्टिकल पाथ आएगा आपका N2 L2। अब यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस देखेंगे तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी एक में से दूसरे को माइनस कर दें तो आप लिख दोगे N1 L1 माइनस N2 L2, ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। हमें बताना है यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस है जिसको आप लिखोगे डेल्टा फाई, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो N1 N1 माइनस N2 L2 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। बस ये आपका फाइनल आंसर है। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। 4 नंबर मेंस में आपके ये आ गए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें पता हैं, सो लाइफ इतनी आसान होएगी। नहीं पता तो फिर लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, चमक नहीं रहा, बट एनीवे दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट मेरे बच्चों, चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे अपने YDSC सेटअप की। तो YDSC है थॉमस यंग, ही क्रिएटेड दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव कि हाइगन की जो वेव थ्योरी है वो सही है। ठीक है, और इससे पहले करीबन 100 साल तक ये बहस चली या डिस्कशन हुआ कि भाई हम 2 कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बना सकते हैं। एक ही कंपनी के हम 2 बल्ब लेके आ रहे हैं और उन दोनों बल्ब्स के साथ जब हम लाइट को नोटिस कर रहे हैं वो आपके इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना तो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नेचर में कभी कभी देखने को मिलता है बट लैब में हम नहीं कर पा रहे हैं। YDSC सेटअप में यंग ने बड़ा ही अक्ल लगाया, कहता हमें 2 सोर्स क्यों चाहिए, एक ही सोर्स को 2 सोर्स बना लोगे तो पक्का आपका वो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे ही होंगे, बिकॉज उनका सोर्स सेम है। इसका मतलब क्या अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, सो पहले सेटअप समझते हैं, फॉर्मूले देखते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, फिर उसको थोड़ी देर में
फिर उसके बाद समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे YDAC सेटअप है। इस वाले में हमने कहा कि आपके दो सोर्स हैं S1 S2 और यहाँ पे आपकी दो वेव जाके इंटरफेयर कर रही हैं और इसमें जो पार्ट डिफरेंस आएगा, आपका पार्ट डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। पार्ट डिफरेंस जो आएगा आपको, उसको आप लिखते हैं D sin थीटा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस है D। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है कि दो जो आपकी स्लिट है उनके बीच के डिस्टेंस को आप छोटा d कहते हैं, आपके जो स्लिट्स हैं और जो आपकी स्क्रीन है उनके बीच के डिस्टेंस को आप बड़ा d कहते हैं, और आपकी वेव जहाँ पे इंटरफेयर हो रही है उसका पार्ट डिफरेंस आपका S2p या S1p आता है। इनको हम इंटरचेंजेबली S2p माइनस S1p या S1p माइनस S2p लिखते रहते हैं। तो पार्ट डिफरेंस आपका D sin थीटा आएगा। यहाँ पे आपके एक टिपिकल सवाल ये होते हैं कि मैक्सिमा जो आएगा आपका, उसकी कंडीशन हो गई n लैम्डा मैक्सिमा की, और मिनिमा की कंडीशन हो गई 2n माइनस आपका लैम्डा बाय 2 या मिनिमा की कंडीशन हो गई। अब अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि भाई मैक्सिमा कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने पॉसिबल हैं, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमा के लिए हो गई n लैम्डा और D sin थीटा को अगर आप इक्वेट कर देंगे, और हमें पता है फिजिक्स में और हम ये कहते हैं कि भाई मदर नेचर में साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये अपनी साइन थीटा की लिमिटेशन है कि उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसी को कंडीशन को यहाँ पे हम रखेंगे, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1। तो आपके जो मैक्सिमा, आपके जितने भी मैक्सिमा आएंगे दे शुड बी लेस देन आपका D बाय लैम्डा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेंगे हम, वो D बाय लैम्डा की जो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू है उससे कम ही होनी चाहिए। तो अगर 100 आ रहा है, अगर मान लो इसे 100.2 समथिंग आ रहा है तो 100 आप लेंगे, 99.99 आ रहा है तो आप 99 लेंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि उससे लोअर इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। ऑलराइट, सो ये आपके नंबर ऑफ मैक्सिमा ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ इस फिनोमिना को एक बार समझते हैं, YDAC का फिनोमिना, वेव ऑप्टिक्स की जो आपकी वेव थ्योरी थी उससे समझाता हूँ। तो हुआ ये कि हमने यहाँ पे लिया एक सोर्स S, ये आपका वो सोर्स है जिसने आपके वेव्स को प्रोड्यूस किया। नाउ हाइगन की वेव थ्योरी अगर सही है तो इट शुड प्रोड्यूस आपके वेव्स ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए वेव फ्रंट के टर्म्स में, ठीक है। तो ये वहाँ पे वेव फ्रंट यहाँ पे ट्रैवल करने चाहिए। थॉमस यंग ने क्या किया कि जब आपके वेव्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, उसने यहाँ पे दो स्लिट बना दिए और उस स्लिट को हमने नाम दिया यहाँ पे S1 और S2। तो यहाँ पे आपके दो स्लिट बन गए, ठीक है। सो ये आपका स्लिट हो गया S1, ये आपका स्लिट हो गया S2। नाउ क्योंकि ये दोनों यहाँ पे सेम सोर्स से आ रहे हैं तो इन दोनों की आपकी कोहेरेंसी पे अपने को डाउट नहीं है, दोनों की ओमेगा आपकी ऑलमोस्ट बराबर होगी ही होगी। नाउ अगर वेव थ्योरी सही है तो नाउ दीज शुड बिहेव एज आपके सेकेंडरी वेवलेट्स बिहेव करने चाहिए, और उन्होंने किया। उसका मतलब ये हुआ कि ये आपने ऐसे सोर्स जो है, ये आपकी वेव ऐसे प्रोपोगेट हुई। दूसरे वाले को अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले सोर्स को देखेंगे तो उसने आपकी ऐसे वेव, आपकी वेव को आगे प्रोपोगेट किया। तो जहाँ जहाँ पे इनका इंटरफेरेंस हुआ, ये आपने यहाँ स्क्रीन रखी, जहाँ जहाँ पे आपका इंटरफेरेंस हुआ वहाँ पे हमने नोटिस किया एक तो सेंट्रल मैक्सिमा आया, और वहाँ पे आगे ऊपर चल के एक और फिर मैक्सिमा आया, उसको हमने फर्स्ट मैक्सिमा नाम दिया, नीचे चल के आपका फिर मैक्सिमा आया। ऑलराइट, उस दौरान बीच में मिनिमा भी आया। तो ये पैटर्न हमने यहाँ नोटिस किया कि आपके मैक्सिमा और मिनिमा हमें ऑल्टरनेट मिले, और कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से ये यहाँ तक आपको मैक्सिमा मिले। जब तक आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती वहाँ तक आप कह सकते हैं कि उतने नंबर ऑफ मैक्सिमास पॉसिबल हैं आपके। तो उतने मैक्सिमा 100 भी हो सकते हैं ऊपर, 100 भी हो सकते हैं नीचे, और एक सेंट्रल मैक्सिमा, इसको ध्यान रखना। इतने सारे नंबर ऑफ मैक्सिमास हमें यहाँ देखने को मिले। ये आपका YDAC सेटअप है, ठीक है। और ये आपका हाइगन की वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ये भी हमने क्विकली यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ यहाँ पे हम कहते हैं YDAC सेटअप जो है आपका, उसमें सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ पे आया आपका, जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी 4I0 होएगी। उसके बाद हमें ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा इधर साइड पे दिखाई दिए। तो सबसे पहले वहाँ पे आएगा आपका डार्क, फिर आएगा डार्क, और उसके बीच में आएगा आपका ब्राइट, और यहाँ ब्राइट। तो ना जो ऊपर वाली ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनको हम कहते हैं इंटेंसिटी इनकी आपकी 4I0 होगी। इनको हम कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। वही टर्मिनोलॉजी हमने नीचे दी है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऊपर वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमने टर्मिनोलॉजी यहाँ पे ली है। और सेंटर वाले को आप हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। टर्मिनोलॉजी है, हमने नाम नहीं दिया, देने वाले इसको नाम दे गए, हमें तो याद रखना है ये। यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज जो होगी उसके लिए डेल्टा फाई जो है आपका फेज डिफरेंस, वो हमेशा 0 डिग्री होएगा, या फिर उसका पार्ट डिफरेंस 0 होएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा वहाँ बनेगा जहाँ पे जो आपके स्लिट जो थे S1 S2, वहाँ से जो वेव फ्रंट आ रहे हैं उनके बीच का पार्ट डिफरेंस 0 होएगा।
लोकेशन ऑफ मैक्सिमा कभी भी आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ इसकी, तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमा जो आएगा वो आपका पहला मैक्सिमा बनेगा लैम्डा डी बाई डी पे, अगला मैक्सिमा बनेगा 2 लैम्डा डी बाई डी पे, उससे अगला 3 लैम्डा डी बाई डी पे, और इसी जो लैम्डा डी बाई डी टर्म है उसको हमने यहाँ पे बीटा नाम दे दिया, इसको हमने कहा ये फ्रिंज विड्थ है। तो आपकी दो डार्क के बीच में, दो आपकी ब्राइट के बीच में जो आपका डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं बीटा, कि दोनों के बीच में उनका डिफरेंस आपका फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो हम कहते हैं कि पहली जो आपकी फ्रिंज विड्थ जो बन रही है उसकी एंगुलर विड्थ क्या है, तो यहाँ से आप देखते हैं उसको ये, और ये आपकी जो विड्थ है इसको आप यहाँ पे कहेंगे फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है, तो इसको आप लिखते हैं थीटा विल बी इक्वल टू बीटा बाई डी। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे ये बीटा हुआ है, ये आपका डी हुआ, तो टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा हम छोटा मानते हैं, तो आपका जो ऊपर एंगल है थीटा, ये आपका फ्रिंज विड्थ उसका एंगल कहलाता है, कि जो ऊपर फ्रिंज बन रही है उसका एंगल कितना है, नीचे एंगल कितना है, तो ये आपका थीटा है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके फ्रिंज विड्थ की वैल्यूज हो गई। नाउ एक और यहाँ पे वेरिएशन आता है कि अगर आपने YDSC सेटअप है उसको जूते के डब्बे में मान लो आपने बनाया हुआ था, आप श्योर यू कैन डू इन शू वो, तो उसमें स्लिट काटें, बाहर से जो आपकी लाइट आ रही है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लें, और दूसरी साइड पे आपको वहाँ पे YDSC सेटअप दिख रहा होगा। उसी जूते के डब्बे के सेटअप में या उस रूम में जहाँ भी आप सेटअप कर रहे थे उसमें आपने पानी भर दिया। इफ़ दैट इज़ द केस, तो वहाँ पे आपका जो पहले मीडियम एयर था वो उसका लैम्डा चेंज हो गया, वो वहाँ पे उसका म्यू चेंज हो गया, और म्यू चेंज होने से हमने रे ऑप्टिक्स में देखा था वहाँ पे आपके लैम्डा में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू फ्रिंज विड्थ आती है इसको आपने ध्यान रखना है बीटा, उसकी वैल्यू बीटा बाय म्यू हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 था, तो पहले फ्रिंज विड्थ जो इतनी बन रही थी वो 1/2 से कम हो जाएंगी, आपकी फ्रिंज विड्थ आधी रह जाएगी, और ऑफकोर्स आपका एंगुलर विड्थ जो था वो भी कम हो जाएगा, सेम फैक्टर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 2020 में आपसे मेंस में पूछा गया, क्वेश्चन कहता है इन YDSC सेटअप लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर is used to produce an interference pattern. When the distance between the slit is 0.05 mm, the angular width कितनी होएगी हमें बताना है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। मेरा आपको सजेशन होगा इस वीडियो को यहीं पॉज करें, मैं ऐसे हो जाता हूँ, और वीडियो को आप पॉज करें और उसके बाद ये सवाल खुद सॉल्व करके देखें, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसके बेसिस पे सवाल सॉल्व हो जाए, ना भी हो तो भी उसके बाद फिर प्ले करना। ना इसको देखेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है, ये अभी हमने पढ़ा था, हमें यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है। सो थीटा जो है उसको हम लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू आपका आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, इस टर्म में लिखेंगे बिकॉज ये डेटा दे रखा है, इसी को यूज़ करना है, अदरवाइज इसको आप बीटा बाय डी भी लिखते हैं, ठीक है। सो इसको यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, तो थीटा है उसकी वैल्यू आ गई लैम्डा बाय डी, लैम्डा अपने को दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, यानी कि हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय डी जो है वो आ गया 0.05 mm, तो यानी कि आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻mm का 3 और 2 इसका -5, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। और ये जो वैल्यू है इसको ध्यान रखना, ये रेडियन में आई है, हमसे यहाँ पूछा है डिग्री में बताना है। तो पहले तो इसको रेडियन में कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी, ऊपर हो गया है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ऊपर बचा आपका 7 और -2, ये आपकी थीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें बताना है इसको डिग्रीज में, तो थीटा जो रेडियन में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1.80 डिवाइडेड बाय पाई, डिग्री में आया, डिवाइडेड बाय 3.14, इसको जो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपकी 0.57 के बराबर आ जाएगी। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आपसे मेंस के एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन सेज इन YDSC सेटअप द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 0.15 mm. In the experiment, a source of light of wavelength 589 nanometer is used and interference pattern is observed on a screen kept at a 1.5 distance. तो यहाँ पे अपने को छोटा डी दिया हुआ है, बड़ा डी दिया हुआ है, और लैम्डा की वैल्यू भी दी हुई है। सवाल है सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बीटा की वैल्यू पूछी हमसे, तो ये आपने को पता है बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, आपकी वैल्यू होती है, लैम्डा दिया है, डी दिया है और ये डी दिया है, आपको यहाँ पे वैल्यू डाल के फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ना यहाँ पे आप बीटा है उसकी वैल्यू लिखोगे, लैम्डा हो गया आपका 589 नैनोमीटर, तो ये आ गया 589 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाय डी, कैपिटल डी अपने को दिया है 1.5 मीटर,
1.5 को 3/2 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय आपका है छोटा डी दिया हुआ है 0.15, तो इसको आप लिख लें 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। नहीं, ये 0.15 मिलीमीटर दिया हुआ है, उसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 और ऐड कर दें तो ये आपकी 5 आ गई। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। बस इसको आपने सॉल्व करना है, फिर उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बीटा जो है उसकी वैल्यू आ जाती है, ये हो गया। इससे आप 3 कैंसिल कर दें, नीचे आपका 5 बचा, तो ये 5 8 9 डिवाइडेड बाय 10, इसका 5 और ये 2 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर जो है ये बची है आपकी -4, ठीक है। सो इसका एक 58.9 आ जाएगा, उसको एक और यूज़ कर सकते हैं, तो बीटा जो है उसकी वैल्यू आ गई 5.89 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए। सो इससे क्लोजेस्ट आंसर आपका ये वाला है 5.9 मिलीमीटर। सो ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, आगे बात करते हैं यहाँ पे आपके डिफ्रैक्शन की। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसको हम ये कहते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है अगर आपका लाइट जो है किसी ऐसे स्लिट या होल से गुजरे जिसके डायमेंशंस आपके लैम्डा के कंपेरेबल हैं, तो आपकी लाइट ऐसे फैल जाती है और आपको वहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपने आई एम श्योर रात को कभी ऐसे अपने घर में भी नोटिस किया होगा कि मान लीजिए आप रूम में लेटे हुए हैं और दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है और बाहर लाइट जल रही है। दरवाज़ा जो आपका खुला हुआ है वो ऐसे खुला हुआ है कि बिल्कुल बंद है, पर हल्की सी हेयर लाइन थिकनेस की उससे वो वहाँ से लाइट आ रही है, और उसको जो आप पीछे आप ऑब्जर्व करेंगे दीवार पे, वहाँ पे आपको वो लाइट तो वहाँ से इतनी आ रही है, बट दीवार पे इतना चौड़ा आपका वो दिखता है इतने एरिया में कि वहाँ पे ब्राइटनेस है। उसका रीज़न आपका डिफ्रैक्शन है, वो जो आपने नोटिस किया डिफ्रैक्शन पैटर्न नोटिस किया है, ठीक है। फिनोमेना बॉन्डिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और या फिर अपर्चर, दिस इज कॉल्ड आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना। यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं वो है आपका 2θ विल बी इक्वल टू 2λ/b। लैम्डा आपकी वेवलेंथ है और बी आपकी ओरिजिनल जो आपकी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है उस सिंगल स्लिट के बीच का जो गैप है। पिछले वाले उसमें तो हमने इसको डी यूज़ किया था 2 स्लिट के बीच में, यहाँ पे हम सिंगल स्लिट की जो थिकनेस है उसको बी कह रहे हैं। ये आपका डायरेक्ट इसकी वैल्यू है, इसको ध्यान रखना। लीनियर विड्थ जो आएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो ऐसे फिनोमिना बनता है उसकी कितनी विड्थ है लीनियर विड्थ। पिछले तो हमने देखा एंगुलर विड्थ कितनी होगी, एंगुलर विड्थ मतलब ये पूरा 2θ का एंगल लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमा का, ठीक है। सो इस मिनिमा से इस मिनिमा तक का टोटल 2θ हमने एंगल कंपेयर किया है। लीनियर विड्थ जो होगी इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय dθ, क्योंकि हम इसको बहुत छोटा मानते हैं तो यहाँ पे आपका अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा sin थीटा थीटा सब बराबर होते हैं, उस वजह से ये आपके फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना, और इसके ऊपर काफ़ी लाइकली है अगर आपका एक सवाल आया तो या तो YDSC पे आएगा या फिर पोलराइजेशन पे आता है, ठीक है। पोलराइजेशन आपका वो फिनोमिना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। लाइट जब भी ट्रैवल करती है वो लाइट आपकी अनपोलराइज लाइट होती है, तो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस डायरेक्शन में भी जा रही हैं, ऐसे ऐसे भी जा रही हैं, वो हर डायरेक्शन में होती हैं। तो वो अनपोलराइज लाइट जो है उसको हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ सिंगल डायरेक्टेड पार्टिकल चाहिए, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन का फिनोमिना। ना कई बार यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसे कह क्या रहे हो ना, सुनो इसको ऐसे समझना, मैं क्लास में तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए गिटार वायर है, ठीक है, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, ये मान लीजिए वायर है, तो इस वायर को अगर मैंने ऐसे ऑसिलेट किया तो इसमें वेव ऐसे ऐसे बनेगी, अगर मैंने इसको ऐसे ऑसिलेट किया तो वेव ऐसे बनेगी। तो इसके अंदर जो ऑसिलेशन होएगा डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस डायरेक्शन में इसको वाइब्रेट कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में आपकी वेव बनेगी। ना इमेजिन करें लाइट है और जो आपका ओरिजिनल सोर्स है जहाँ से आपकी लाइट आ रही है वहाँ पे वाइब्रेशन आपके हर डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो उस वजह से आपकी वेव जो है वो अनपोलराइज वेव जो होगी, उस वेव को जब हम ड्रॉ करेंगे हम कहते हैं एक वाइब्रेशन तो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है, और हर डायरेक्शन में डॉट भी होएगा, क्रॉस भी होएगा, तो हर डायरेक्शन में पार्टिकल आपके ऐसे आ रहे हैं। ना अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये इस तरह की वेव मिले जहाँ पे एक सिंगल डायरेक्शन हो, डजंट मैटर कौन सी, बट एक सिंगल वो हम डिसाइड करते हैं कौन सी, बट एक डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हो, इफ दैट इज द केस, अगेन यहाँ पे मैं ई कौन सा है और आपका बी कौन सा है उस पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल वाइब्रेशन में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन इस वेव को आप बोलेंगे दिस इज पोलराइज। राइट, ये आपका इन अ नटशेल छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ पोलराइजेशन का फिनोमिना है। तो अगर आपकी अनपोलराइज लाइट है हम यहाँ पे पोलराइजर लगाते हैं, और उसके बाद आपकी पोलराइजर की जो आपकी लाइट आई है वो हम नोटिस करते हैं कि अब वो लाइट है वो सिंगल डायरेक्शन वाली वाइब्रेशन वाली हमें लाइट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे पोलराइजेशन बाय 2 लॉज बनते हैं। यहाँ पे हमने वो देखा कि एक्सपेरिमेंट किए गए
ब्रूएस्टर नाम का साइंटिस्ट था, ही डिड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। बाय द वे पोलराइज वेव बनाने के आपके सिलेबस में 5-6 तरीके हैं, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसके ऊपर सवाल बनते हैं, जो कहानी की जाती है, वो आपका ब्रूएस्टर लॉ है। ब्रूस्टर लॉ ये कहता है कि देर आर सम नेचुरल एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, देर आर सम ग्लासेस एंड क्वार्ट्स, वो अपने आप को जब उसके ऊपर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करती है तो वहाँ पे ऐसा करते हैं कि लाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमिना हुआ वहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होएगा उन दोनों के बीच में 90 का एंगल है। अगेन ये आपका ऑब्जर्व फिनोमिना है और ये सर्टेन मटेरियल के लिए ही एग्जिस्ट करता है। 90 इनके बीच का एंगल आएगा और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी पोलराइज हो जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे जो अंदर गई है वो पार्शली पोलराइज्ड है, कुछ उसमें पोलराइजेशन है बट इट्स नॉट कंप्लीटली पोलराइज। बट रिफ्लेक्टेड रे जो है ये हमारे लिए खुशखबरी है कि अब रिफ्लेक्टेड रे को हम कहीं और यूज़ कर सकते थे, वो आपकी प्लेन पोलराइज हो गई। इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी ये कहानी आती है कि आपका एन जो है या म्यू जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन या म्यू जो भी आप कहते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके थीटा पी पे, और पी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, थीटा जो है आपका tan i भी लिख सकते हैं, वो आपका ब्रूएस्टर एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना। डायरेक्ट इस रिजल्ट पे मेंस ने कई बार सवाल पूछे हुए हैं, मटेरियल दिया हुआ है और आपको कहा कि बताओ म्यू बताओ या फिर आप एंगल बताओ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका मेलस लॉ की। मेलस लॉ ये कहता है, मेलस क्रिएटेड लॉट ऑफ पोलराइजर्स, और पोलराइजेशन जब हम कर रहे थे आपका अनपोलराइज लाइट को जब हमने पोलराइज किया तो यहाँ पे नोटिस किया गया कि अगर आपकी अनपोलराइज लाइट है उसको एक बार आपने पोलराइजर लगा के पोलराइज किया है, सो लेट अस से उसकी इंटेंसिटी I0 आई। अब उसके बाद आप दोबारा उसको जब पोलराइज करेंगे तो वहाँ पे जो आपका अगर पोलराइजर ये वाला था तो आपकी सारी लाइट जो आई है, लेट अस से इसको ऐसे एग्जांपल है समझना कि एक शादी हो रही है, पार्टी हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, ये कोरोना से पहले वाला टाइम है कि बहुत सारे लोग हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, कुछ ऐसे डांस कर रहे हैं। हम चाहते हैं, सामने हमने दरवाजा ऐसा बनाया कि जो लोग ऐसे डांस कर रहे हों, सिर्फ आपको मैं दिखा देता हूँ, जो ऐसे डांस कर रहे हो वो सिर्फ दरवाजे के पार निकलेंगे। दिस इज वॉट वी वॉन्ट। ठीक है, तो हमने ऐसा दरवाजा लगा दिया कि सिर्फ ये वाले निकले, जो ऐसे डांस कर रहे थे वहीं रह गए, जो ऐसे कर रहे थे वो भी यहीं रह गए। तो पहले अनपोलराइज लाइट में कौन से बाहर निकले, जिनका वेव की प्रोपोगेशन की ये वाली डायरेक्शन थी। ठीक है, या सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ, ई और बी पे अब यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पोलराइजर लगाया, वो नेक्स्ट पोलराइजर एक सर्टेन एंगल थीटा पे है। नाउ ये जो लोग थे जो ऐसे डांस कर रहे थे, उनके अगर आप 2 कंपोनेंट लेंगे, एक इसके अलॉन्ग और एक उसके परपेंडिकुलर, तो इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो पास थ्रू हो जाएगा, उसी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट पास नहीं होएगा। उस वजह से आपकी जो इंटेंसिटी यहाँ पे आती है, दिस व्हाट द मेलस लॉ सेज, कि इंटेंसिटी जो एक यहाँ से तो आई, यहाँ पे इंटेंसिटी जो आपकी आई आ रही थी एनालाइजर ये लगाने के बाद या पोलराइजर लगाने के बाद, उसके बाद आपकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर का फंक्शन हो जाती है। एम्पलीट्यूड जो होगा आपका यहाँ पे ए, दैट विल बी इक्वल टू A0 कॉस थीटा। तो आपका जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था उसका सिर्फ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बाहर निकला है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट उसकी इंटेंसिटी हमने रोक ली है, सिर्फ कॉस थीटा गया। अब इंटेंसिटी क्योंकि उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आपकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल लॉ है, अगर चमक जाए तो समझ में आ जाए तो इस पर ध्यान रखना। डायरेक्ट इसके 2 से 3 लाइन में सवाल होते हैं। ठीक है, सो ये आपका मेलस लॉ है। अब देखो इसके ऊपर जो सवाल हमसे 2019 में पूछा गया। ठीक है, सवाल मैं पढ़ देता हूँ, मेरा आपको रिक्वेस्ट होएगा, सलाह होएगी, इसको पॉज करें और इसको एक बार अपने लिए देखें कि इसको आप खुद कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्टेड सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। अज्यूमिंग दैट द पोलराइजर एनालाइजर सेट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी लाइट, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका लॉसलेस सिस्टम है, द एंगल बाय विच द एनालाइजर नीड टू बी रोटेटेड फर्दर टू रिड्यूस द आउटपुट इंटेंसिटी टू 0 इज, और ये आपके 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। ना इसको वीडियो को यहाँ पॉज करो, एक बार खुद कोशिश करो इसको करने की। ना इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि आपकी जो पहले इंटेंसिटी है, देखो सीधा सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप लिखेंगे I/10 विल बी इक्वल टू आपकी इंटेंसिटी I, दैट विल बी इक्वल टू I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। ना इसके बेसिस पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई कैंसिल हो गया, आपका कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका 2 कैंसिल हो गया, 1/5 अंडर रूट लेंगे तो 1/√5 लगभग इसकी वैल्यू आ जाती है। ना इस कॉस थीटा की जो वैल्यू है, √5 की जो वैल्यू आएगी, इसके लिए जो थीटा आता है वो लगभग 63 डिग्री के आसपास होता है, एग्जैक्ट ये 63.44 होएगा। तो थीटा की जो वैल्यू हुई
वो 63.44 डिग्री के आसपास आपकी वैल्यू होगी। ना अब हम चाहते हैं कि हमारा एनालाइजर हम इसको ए से घुमाएं कि आपकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। ना उस केस में आपका जो 63 डिग्री से जो वैल्यू हो रही है उसको आपको ऐसे घुमाना है कि इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाए। तो आपकी अगर वेव ऐसे है, इसको ऐसे देखना, पोलराइज वेव ऐसे जा रही है आपकी, पोलराइज वेव, और अगर आपने जो एनालाइजर लगाया उसको आपने ऐसे लगा दिया, तो अब क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर हो गया तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी जो बाहर लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आपका ऑलरेडी 63.44 का एंगल है, इसको घुमाना है आपने सच दैट एंगल आपका 90 हो जाए। सो नाउ रिक्वायर्ड एंगल जो है आपका, इसको फाई कह लेते हैं, रिक्वायर्ड एंगल फाई विल बी इक्वल टू 90 माइनस 63.44, ये जो वैल्यू आ जाएगी ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी अगर इसे 64 मान लो, 16 के आसपास कुछ आएगी। सो ये 17 पॉइंट समथिंग 16 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू होएगी। नाउ क्लोजेस्ट अगर देखेंगे तो आपका 18.44 उसके क्लोजेस्ट एंगल है। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। ऑलराइट गाइस, इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको इस सेशन यूजफुल लगा होगा। जो जो हमने बातें की हैं, जो जो फॉर्मूले हमने यहाँ बात की है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे जो YDSE सेटअप का आपका वो है और पोलराइजेशन का है, दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके लिए, और बहुत ही आसान से सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल फटाफट भी होते हैं। आई होप ये चीज़ आपके लिए यूजफुल होगी। एंड स्टे ट्यून्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।